का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का हुआ बेहद गर्मजोशी से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता और देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी करेंगे मुलाकात। और इस दौरान सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की है उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में हुआ भव्य स्वागत। होटल पहुंचने पर पीएम का परंपरागत ढंग से और बेहद गर्मजोशी से अभिनंदन। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य से हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए होटल परिसर में मौजूद रहे। द हेग में डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राग दुर्गा पर आधारित प्रस्तुति दी। साधु राम अनुपम बानी की इस प्रस्तुति को पीएम ने सराहा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। द हेग में पीएम के अभिनंदन में शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुति हुई। राग देश पर आधारित इस प्रस्तुति में 9 कलाकार शामिल हुए। कलाकारों ने ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। द हेग में पीएम के अभिनंदन में गरबा की भी हुई प्रस्तुति। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और पीएम मोदी अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री किंग हैराल्ड पंचम और क्वीन सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को और गहरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या फिर सेस लगाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया संस्थान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि विदेशी यात्रा पर इस तरह की पाबंदी लगाने का कोई सवाल ही नहीं। पीएम ने कहा कि हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से हैं प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद विदेशी यात्रा पर नए टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की अटकलों पर लगा विराम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में सरखेज गांधीनगर राजमार्ग के आधुनिकीकरण कार्य समेत क्षेत्र के कई विकास कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उनकी कई अहम बैठकें भी होंगी। अमित शाह कल 17 मई को दशेला गांव में मधुर डेयरी के नए 5 लाख लीटर क्षमता वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्लांट जिला सहकारी दुग्ध क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मिलियन माइंड्स टेक पार्क और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के नए इनोवेशन सेंटर की भी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह श्रीनगर में एनसीडब्ल्यू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय शक्ति संवाद में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर होने वाली चर्चाओं का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीनगर में शक्ति संवाद के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। देश भर से वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता शामिल होंगे।
शक्ति संवाद में देश भर के राज्य महिला आयोग एक साथ आकर महिलाओं के अधिकारों, संस्थागत समन्वय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तंत्र को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने दूरसंचार मार्ग अधिकार नियम 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंगाल को दूरसंचार नियम 2024 के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु को धन्यवाद दिया और कहा, दोहरी इंजन शासन की भावना के तहत यह ऐतिहासिक कदम कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने राज्य में जारी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी उप विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच और सत्यापन किया जाए। पश्चिम बंगाल के इस कदम का उद्देश्य राज्य में जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है और इस दौरान जिन लोगों के नाम एसआईआर अभियान में मतदाता सूची से हटे हैं, उनके भी जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी प्रमाण पत्र मौजूदा नियमों और कानूनों के अनुसार ही जारी किए गए हों। फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ शुभेंदु सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है। नियमानुसार जांच के बाद ही उचित कानूनी कार्रवाई होगी। आपत्तिजनक बयान मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर थाने में हुई एफआईआर दर्ज। बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, डीजे बजाने को लेकर विवादित टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि अब राज्य में बिना किसी भय के कानून का पालन किया जाएगा। दिलीप घोष ने कहा, पहले लोग अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनके नेताओं के खिलाफ डर से शिकायत नहीं करते थे, लेकिन अब जनता को न्याय मिलेगा। सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि भारत के विकास में सिक्किम के योगदान को हम अत्यंत महत्व देते हैं। राज्यवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर एक्स पर लिखा है कि अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ सिक्किम देश के लिए सतत विकास का एक मॉडल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामना देते हुए कहा कि सिक्किम के लोग अपनी गर्मजोशी, सादगी और सद्भाव की भावना के लिए जाने जाते हैं। राज्य और उसके लोग समृद्ध होते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सिक्किम का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक इसकी उपलब्धियां पूरे भारत को प्रेरित करती हैं। भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के लिए प्राचीन व्यापार मार्ग INSV कौंडिन्य की यात्रा शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का सह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई स्थायी प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों के साथ ही INSV कौंडिन्य के नाविकों ने भी हिस्सा लिया और हाल ही में किए गए समुद्री अभियान का प्रदर्शन किया। केरल में चुनाव परिणामों के बाद एनडीए के सभी सहयोगी सदस्यों की बैठक हुई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से तख्त सचखंड की श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र तक तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेघालय सरकार ने मेघालय हाउस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम कॉनराड के संगमा ने कहा कि इस समिट से नॉर्थ ईस्ट के विकास को सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। पंजाब के होशियारपुर में चकसवाना इलाके में 4 वर्षीय बच्चे को आज सुबह करीब 9 घंटे लंबे बचाव अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वो लगभग 20 से 30 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था। बचाव दल ने उसे रात करीब 12:40 पर बाहर निकाला और तुरंत चिकित्सा जांच और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बचाव अभियान एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल, पंजाब पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग के कर्मियों और स्थानीय लोगों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को देवी, वाग्देवी, सरस्वती मंदिर बताया था। एम्स गोरखपुर ने सर्जरी में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यहां विशेषज्ञों की एक टीम ने लगभग 1.8 किलोग्राम के ट्यूमर को पूरी तरह से निकालने में सफलता पाई है। पश्चिम चंपारण के रहने वाला मरीज कई सालों से चेहरे और गर्दन के पास बढ़ते हुए सूजन से परेशान था, जिससे चेहरे की बनावट प्रभावित हुई है। रेडियोलॉजिकल जांच के बाद विशेषज्ञों की टीम ने ट्यूमर को बाहर निकालने में सफलता पाई। कर्नाटक में मंगलुरु से बंगलुरु जा रही एक निजी स्लीपर बस में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने यात्रियों को सतर्क कर दिया, जिससे बस में सवार सभी 36 यात्री सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिए रवाना होने से पहले नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आईडीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा की। हज यात्रियों की इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत को बढ़ावा देना है। इस दौरान दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां उनके साथ मौजूद रही। आज शनि अमावस्या है। हरिद्वार में इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने और बचाव के उपाय बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की नई दरें अधिसूचित कर दी गई हैं। इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर शुल्क लगेगा, जिसमें पूरा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेड होगा और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शून्य रहेगा। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 16.5 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के निर्यात पर 16 रुपए प्रति लीटर केवल एसएईडी के रूप में वसूला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इन बदले हुई दरों का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अभी एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है। करीब 15,803 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की है उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सिलारपुर में विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की तीव्र प्रगति की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि इस दौरान उत्पादन 6 गुना बढ़कर लगभग 13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिक्किम के नामची जिले में प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा, पर्यटन, चाय उत्पादन और खेल विकास पर फोकस रहा। सिंधिया ने मशहूर टेमी टी गार्डन और उसकी चाय प्रोसेसिंग यूनिट का भी दौरा किया। सिंधिया ने उत्पादन और पैकेजिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा और बागान की निर्यात क्षमता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आधारित मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव पर भी चर्चा की। केंद्र सरकार ने पीएमएवाईजी योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 8,368 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इस राशि से राज्य में ग्रामीण गरीबों के आवास निर्माण अभियान को गति मिलेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान 5 लाख पूर्ण ग्रामीण आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ कराया। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने CMPDIL के कामकाज की समीक्षा की और इस दौरान दुबे ने महत्वपूर्ण खनिजों के राजनीतिक अन्वेषण पर बल दिया। बैठक में संस्थान ने खनिज अन्वेषण एवं परामर्श लिमिटेड के साथ MOU भी साइन किया। तांबा खनन कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर से पहले का लाभ 95% बढ़कर 1232.73 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 633.51 करोड़ रुपए था। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में HCL कर के बाद लाभ 97% बढ़कर 920.67 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 468.53 करोड़ रुपए था। इसके अलावा कंपनी ने इस सत्र में 3.67 मिलियन टन अयस्क उत्पादन किया, जो कि पिछले सत्र के मुकाबले 6% अधिक। अप्रैल 2026 के दौरान भारत का कुल निर्यात 80.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल 2025 के दौरान निर्यात 71.13 बिलियन डॉलर था, जो कि 13.59% के अनुमानित वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारी उद्योग मंत्रालय ने सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए वैश्विक निविदा के लिए बोली जमा करने की समय सीमा बढ़ाई है, जो 29 जून तक बोली जमा की जा सकेगी। दिल्ली के LG ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने के लिए निर्देश चिन्हित क्षेत्रों की नियामक बाधाएं दूर करने के लिए तय की है 30 जून तक की समय सीमा। और मेघालय की अर्थव्यवस्था 5 वर्षों में दोगुनी हुई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 के उद्घाटन समारोह में ये बात बताई। सेबी ने 49% से ज्यादा लेवरेज वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए उधारी नियमों में दी राहत। अब ये इस सीमा से अधिक उधारी ले सकेंगे और इस कदम का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तीय लचीलापन बढ़ाना। बाजार नियामक ने इस ट्रस्ट को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े बड़े रखरखाव खर्चों के लिए भी अतिरिक्त कर्ज देने की अनुमति दी है। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का प्रयागराज सर्राफा व्यापारियों का समर्थन। व्यापारियों ने बताया दूरदर्शी कदम। व्यापारियों ने उम्मीद भी जताई कि सरकार व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में केसर मैंगो फेस्टिवल 2026 16 मई से मेले में किसान आम और GI टैग वाले खजूर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। उत्सव का आयोजन गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन कर रहा है और इस उत्सव में गिर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ, वलसाड और नवसारी जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से लाए गए कार्बाइड मुक्त आम उपलब्ध होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान पर बदला रुख। शी जिनपिंग के साथ वार्ता के बाद ताइवान के मुद्दे पर चीन का समर्थन करते हुए औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा का किया विरोध। ताइवान की रक्षा को लेकर अपने रुख पर पुनर्विचार का दिया संकेत। ट्रंप ने चीन की यात्रा के दौरान विमान सौदे समेत कई बड़े व्यापारिक समझौतों का किया दावा। ट्रंप ने बताया चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट खरीदने पर सहमत और भविष्य में ऑर्डर 750 विमानों तक पहुंचने की संभावना। अमेरिका ने पूर्व वित्त मंत्री एनरिक डियाज समेत मैक्सिको के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को ड्रग्स की तस्करी, सिनालोआ कार्टेल से संबंधों के आरोप में हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईसिस के कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं ने मिलकर यह ऑपरेशन किया। इजरायल ने गाजा में हमास के कमांडर को निशाना बनाकर किया हवाई हमला। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमले में एक बच्चे समेत कम से कम 7 फिलिस्तीनियों की मौत का किया दावा। युगांडा में फैला इबोला वायरस का प्रकोप। WHO और अफ्रीका CDC ने तेज किए निगरानी और रोकथाम के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण बंदीबुर्गियो स्ट्रेन से जुड़ा। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना। मिशन के तहत भेजे गए करीब 6500 पाउंड कार्गो और वैज्ञानिक प्रयोग।
वॉशिंगटन में हुई वार्ता के बाद इजराइल और लेबनान ने संघर्ष विराम 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर जताई सहमति। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2 और 3 जून को दोनों देश फिर करेंगे बातचीत। ब्रिटेन के संग्रहालय वेलकम कलेक्शन ने 2000 से अधिक पांडुलिपियों को जैन समुदाय को लौटाने का किया फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोलॉजी के साथ संवाद के बाद लिया निर्णय। पेंटागन ने पोलैंड में 4000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की योजना की रद्द। अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अधिकारियों के हवाले से दी जानकारी। 79वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान चीनी फिल्म फोरम का हुआ आयोजन। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने एआई और फिल्म उद्योग के मिश्रित विकास पर की चर्चा। ट्रंप की चेतावनी के बाद ताइवान ने दी प्रतिक्रिया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ताइवान एक संप्रभु और आजाद लोकतांत्रिक देश है और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है। सोमालिया की राष्ट्रीय सेना ने साउथ वेस्ट स्टेट के बाहरी इलाके में चलाया संयुक्त सैन्य अभियान। ऑपरेशन में अल शबाब के 50 लड़ाके ढेर और कई अन्य घायल। ईरान अमेरिका से युद्ध खत्म होने के बाद होर्मुज से सभी व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने की गारंटी देने को तैयार हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये जानकारी दी। वियतनाम के विदेश मंत्री ले होआई ट्रुंग ने उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली की स्थायी समिति के अध्यक्ष जो योंग वोन से मुलाकात की। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने ये जानकारी दी। ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीतकर अपने ऐतिहासिक अभियान का किया समापन। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी अपने नाम किए और इसके साथ ही इस वर्ग में लड़कों और लड़कियों की टीमों द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 17 हो गई। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। ये बैठक राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की तैयारियों, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर केंद्रित। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रदर्शन के लिए हर संभव सहायता देने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद कोलकाता के सामने करो या मरो की है स्थिति। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को अपने बाकी के सभी मैच जीतने होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से दी मात। मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए थे। लखनऊ ने 188 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने रूसी प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज खेले गए सेमीफाइनल में सात्विक चिराग ने मलेशियाई जोड़ी को मात दी। थाईलैंड ओपन के पुरुष एकल में भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। लक्ष्य को थाईलैंड के कुनलावोत विटेरसन ने शिकस्त दी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव को सुपर चेस क्लासिक्स के दूसरे राउंड में मात दी। दूसरे दौर के बाद प्रज्ञानंदा, कीमर और वाचिए लागनेव 1.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर। इटालियन ओपन के महिला एकल फाइनल में आज कोको गॉफ का सामना एलेना स्वितोलिना से होगा। स्वितोलिना ने सेमीफाइनल में श्वांतेक को हराया था।
इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।